मैं सर पकड़ कर वही ज़मीन पर बैठ गया। कुछ लम्हों के लिए हर तरफ अंधेरा सा छा गया। फिर अचानक मुझे यूं लगा जैसे करीब पड़े मेरे सेल फोन से अभी तक कबीर खां की आवाज़ आ रही हो। मैंने जल्दी से फ़ोन उठाया। दूसरी तरफ वही था। क्या हुआ साहब? उस तरफ बहुत शोर था। अभी बोलो। मैंने चलाकर कबीर से पूछा, क्या तुमने उसे मार दिया कबीर? नहीं साहब, इधर सिग्नल पर वो बिल्कुल निशाने पर था, मगर चौक पर कोई हादसा हो गया, इसलिए रश जमा हो गया। मगर हम उसके पीछे हैं, किसी सुनसान सड़क पर। मेरी आवाज़ बैठ गई। नहीं कबीर खां, तुम वापस आ जाओ। कबीर ने तजाजन किया। मगर साहब, मैंने गुस्से में चीख कर कहा, यह मेरा हुक्म है, फ़ौरन वापस आओ। ठीक है साहब। कबीर ने फ़ोन काट दिया। मैं इस तरह गहरे गहरे सांस ले रहा था जैसे मीलों दूर से भाग कर आया हूँ। फिर मुझसे वहाँ ठहरा नहीं गया और मैं घर वापस लौट आया और खुद को कमरे में बंद करके अंधेरों के हवाले कर दिया। आज मैं अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी और आखिरी बाजी हार कर आया था। कुछ भी नहीं बचा था मेरे पास। मेरा जी चाह रहा था कि मैं तिजोरियों में भरी अपनी सारी दौलत को इस आलीशान घर के शहर में जमा करके अपने हर असासे समेत जलाकर राख कर दूं, आग लगा दूं इस सारी जायदाद और शानो शौकत को। किस काम का था ये सब कुछ? मेरे इतना लंबा सफ़र तय करने के बाद भी मेरा दिल का दामन आज भी उसी परिजाद की तरह तही दस्त और खाली था जो कभी इसी शहर के एक कच्चे मकान में रहा करता था। किसी ने ठीक ही कहा है, दिल की वीरान खाली बस्तियाँ मकदरों से बसा करती हैं, और मेरे नसीब में मेरे मन की यही सूनी हवेली ही लिखी थी। लेकिन अब मैं अपनी इस दुश्मन दिल की मज़ीद किसी चाल में आने वाला नहीं था। बहुत मनमानियाँ कर चुका था। ये अपनी बड़ी जिल्लत और खुआरी उठाई थी आज तक मैंने इस दिल के कहने में आकर, मगर अब इस वैशी दिल को सजा देने का वक्त आ चुका था। और मुझ जैसा दिल जले जब खुद को सज़ा देने पर आते हैं तो वो सज़ा बड़ी सख्त होती है। अगले रोज़ मैंने एक पावर ऑफ अटर्नी के ज़रिए कुछ अहम फैसले किए। अपने तमाम फैले हुए कारोबार और अमले को एक ट्रस्ट के ज़रिए तमाम करके सबके हिस्से मुकर्रर कर दिए। मेरी आमदनी का एक बड़ा हिस्सा इसी ट्रस्ट के ज़रिए तमाम डॉक्टर पाल के प्लास्टिक सर्जरी के दायरे को जाता था। मैंने डॉक्टर पाल को एक आखिरी ईमेल लिखी, मोहतरम डॉक्टर पाल, मैंने अपनी प्लास्टिक सर्जरी का इरादा मुलतवी कर दिया है, क्योंकि आप ही के अदारे की तारफी सदर के मुताबिक ये बात बिल्कुल दुरुस्त निकली कि चेहरे बदले जा सकते हैं, तकदीरें नहीं। और मुझे शायद इस बात का एहसास बहुत देर में हुआ कि मुझे अपनी तकदीर बदलने की ज़रूरत चेहरा बदलने से कहीं ज़्यादा थी। मगर अफसोस, मैं किसी ऐसे अदारे को नहीं जानता जो अल्लाह से सिफारिश करके मेरी तकदीर बदल डालता। मेरे अदारे की आमदनी से एक बड़ा हिस्सा हर माह आपके अदारे को मिलता रहेगा। मेरी दरख्वास्त है कि आप ये रकम उन लोगों के मुफ्त इलाज पर सर्फ कीजिएगा जो अपनी सर्जरी करवाना चाहते हैं मगर इसकी इस्तेआद नहीं रखते। मेरी आमदनी का दूसरा बड़ा हिस्सा मेरे अपने मुल्क में ऐसे प्लास्टिक सर्जरी के अदारे को जाएगा जो यहाँ के नादर मरीजों के चेहरों का इलाज करेंगे, और पुलिस फरियाद ना होने की सूरत में वो ऐसे लोगों को आपके अदारे तक पहुँचाएंगे। मेरा स्टाफ आपके अदारे को यहाँ के अदारों से मुंसलिक करा देगा। ये मेरी आखिरी ईमेल है, क्योंकि इसके बाद मैं खुद को इस दुनिया के भीड़ में कहीं गुम कर दूँगा। इसलिए कि मैं नहीं चाहता कि जिसके लिए मैं अपने चेहरे की सर्जरी करवा कर उसे खुशनुमा बनाना चाहता था, वो कभी मेरे इस चेहरे को देखे और उसकी आंखों में मेरे लिए हकारत या हमदर्दी की वो लहर पैदा हो जो अज़ल से मेरे मुक़द्दर है। और अगर कभी ऐसा हुआ तो वो लम्हा मेरे लिए मौत की अज़ियत से कहीं ज़्यादा बढ़कर होगा। मैंने सारी दुनिया की नज़रें झेल ली, मगर उस एक नज़र को कभी बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। दुआ गो परिजाद। शाम तक सारे कागजात तैयार हो चुके थे। कमाली समेत चंद दिगर सीनियर और वफाद अमले के अरकान को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल कर दिया गया। मेरे बहन भाई, दोस्त, रिश्तेदारों और अमले समेत सभी के लिए माहाना मशायर के अलावा हिस्से के तौर पर एक माकूल रकम मखसूस कर दी गई। मैंने कुछ ऐसे इंतज़ाम कर दिया था कि
میرے جانے کے بعد بھی سارا سلسلہ اسی طرح چلتا رہے۔ جب کمالی کو میں نے رات گے طلب کر کے ساری تفصیلات سے آگاہ کیا تو وہ ایک دم گھبرا گیا۔ مگر سر آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اور معاف کیجیے گا سر، یہ پاور آف اٹارنی سے کہیں زیادہ کوئی وصیت نامہ لگتا ہے۔ میں آپ کو کہیں جانے نہیں دوں گا اور آپ سے یہ سب کچھ اکیلے نہیں سنبھلے گا سر۔ میں نے اسے تسلی دی، فکر مت کرو، سب یوں ہی چلتا رہے گا اور میں کہیں نہیں جا رہا۔ بس اچانک کچھ ضروری مسائل درپیش آ گئے ہیں، اس لیے کچھ عرصہ شاید غیر حاضر رہوں گا۔ اور یاد رہے، میرے کہیں جانے تک یہ کاغذ تمہارے پاس ضمانت کے طور پر رہے گا۔ مجھے یقین ہے کہ تم میرا یہ برم ضرور قائم رکھو گے۔ کمال کی پلکیں بھیگ گئی۔ میں آخری سانس تک آپ کا ہر برم نبھاؤں گا سر، مگر یہ تو بتا دیں کہ آپ جا کہاں رہے ہیں؟ کبھی آپ سے رابطہ کرنا ہو تو کیسے کیا جائے؟ فی الحال تو میرا خود اپنے آپ سے رابطہ بھی ممکن نہیں ہے کمالی۔ میں کوشش کروں گا کہ تمہیں مطلع کر سکوں۔ اب تم جاؤ، اور ہاں، کبیر خان کا خاص خیال رکھنا، ایسے وفادار بہت نایاب ہوتے ہیں۔ کمالی افسردہ سا دل میں بہت سی باتیں لیے واپس لوٹ گیا۔ کچھ دیر میں کبیر خان آ گیا۔ وہ کچھ چپ چاپ سا تھا۔ میں نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ مجھ سے بھی ابھی تک ناراض ہو کبیر خان؟ کبیر نے جلدی سے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ نہیں صاحب، ہم آپ کا غلام ہے، مگر آپ نے اس ڈاکٹر کو معاف کر کے اچھا نہیں کیا۔ دشمن پر رحم نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ جب اس کا وقت آئے گا تو وہ آپ پر رحم نہیں کرے گا۔ میں نے گہری سانس لی۔ تم ٹھیک کہتے ہو کبیر خان، مگر محبت شاید ہمیں بزدل بنا دیتی ہے۔ کبھی کبھی محبت میں ہم ایسے لوگوں کو بھی بخش دیتے ہیں جو خود ہمارے قاتل کا باعث بنتے ہیں۔ اور اس جنگل نما دنیا کا بس یہی تو قانون ہے، مار دو یا پھر خود مر جانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میں نے خود کو مار دیا ہے کبیر خان۔ کبیر خان سر جھکائے واپس چلا گیا۔ اگلے 2 دن بھی پر لگا کر اڑ گئے، اور پھر عدنان اور عینی کی امریکہ روانگی کا دن بھی آ گیا۔ وہ دونوں بے حد خوش دکھائی دے رہے تھے۔ عینی کی اب بھی وہی ضد تھی، میں تو کہتی ہوں آپ بھی ہمارے ساتھ چلیے، 3-4 ہفتے میں سارے ٹیسٹ ہو جائیں گے اور پھر آپریشن کے بعد ہم سب اکٹھے واپس آ جائیں گے۔ کتنا مزہ آئے گا جب ہم تینوں وہاں ایک ساتھ ہوں گے، ورنہ یہ عدنان تو اپنی بورنگ باتوں سے میرا سر کھا جائے گا۔ اتنے بہت سے دن میں نے وعدہ کیا تم لوگ پہنچو، میں ابھی جلدی آنے کی کوشش کروں گا، یہاں پیچھے بہت سے کام ادھورے پڑے ہیں۔ عدنان نے سر ہلایا۔ کوشش نہیں جناب، آپ کو اس بلی کے آپریشن سے پہلے ہر حال میں پہنچنا ہی ہوگا۔ اسے اکیلے برداشت کرنا خود میرے پاس کی بات بھی نہیں ہے۔ ہاں البتہ آپ کی موجودگی میں کافی سوبر برتاؤ کرتی ہے۔ عینی نے اسے گھورا۔ بکو مت، پریزاد جانتے ہیں کہ میں کتنی سوبر اور ویل مینڈ ہوں، تمہاری گواہی کی ضرورت نہیں۔ اتنے میں اندر سے ان کی فلائٹ کا اعلان ہونے لگا۔ میں نے ان دونوں کو رخصت کیا۔ ٹھیک ہے بابا، تم دونوں ہی بہت اچھے ہو، چلو اب دیر نہ کرو، فلائٹ کا اعلان ہو گیا ہے۔ عینی جاتے جاتے ایک لمحے کے لیے پلٹی۔ میرا دل بے قابو ہونے لگا۔ وہ میرا سب کچھ لوٹ کر اپنے ساتھ لے جا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بھیگ رہی تھی۔ پریزاد، وقت پر پہنچنے کی کوشش کیجیے گا، میں وہاں روزانہ آپ کو بہت یاد کروں گی، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ میری آواز کپکاس ہی گئی۔ مجھے یوں لگا جیسے میرا دل کسی نے مٹھی میں لے کر بہت زور سے مسل ڈالا ہو۔ تم بھی ہمیشہ میری یادوں میں رہو گی میری پیاری آرجے، الوداع۔ وہ ایک لمحے کے لیے اور پلٹ کر اندر لانچ کی جانب بڑھ گئی۔ میں بہت دیر تک اسے لوگوں کی بھیڑ میں گم ہوتا ہوا دیکھتا رہا۔ اپنی زندگی کو اپنے سے قدم بہ قدم دور جانے کا یہ نظارہ شاید دنیا میں مجھ سے پہلے کسی بد نصیب نے نہ کیا ہو۔ عینی چلی گئی۔ میں جہاز کی اڑان بھرنے تک والی اناؤنسمنٹ تک وہی بیٹھا رہا۔ لوہے اور چاندگیر دانتوں کا بنا ہوا ایک وہیکل ہوائی جہاز مجھ سے میرا سب کچھ چھین کر بہت دور اڑان بھر گیا۔ میں گھر واپس لوٹا تو آدھی رات ڈل چکی تھی۔ میں نے ڈرائیور سے کہا کہ وہ گاڑی نکالے۔
मगर कबीर खां को इतला ना करे। मुझे शायद कुछ देर के लिए किसी काम से बाहर जाना पड़े। घंटे 2 घंटे बैठकर मैंने रोज़मर्रा और माहाना खर्चों के कुछ चेक दस्तखत किए और कुमाली के नाम एक खत में सारे मामलात की तफसील लिख डाली। फजर से कुछ देर कबल मैं तनहा घर से बाहर निकला और ड्राइवर को मैंने रेलवे स्टेशन चलने के लिए कहा। आईने के जाने के बाद मेरा दिल और दिमाग जैसे बिल्कुल सुन्न से हो गए थे। मैं चल फिर रहा था, सांस ले रहा था, मगर जिंदा कब था? सिर्फ सांस लेना ही जिंदगी की शर्त क्यों ठहरा दी गई है? जीवन तो इससे कहीं बढ़कर और सवा है। ड्राइवर को बाहर इंतज़ार करते छोड़कर मैं रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म पर पहुंचा तो कोई गाड़ी रवानगी के लिए तैयार खड़ी थी। मैंने बिना सोचे समझे आखिरी स्टेशन का टिकट लिया और दर्जाबंदी के इस्तेमाल की फ़िक्र किए बगैर पहली बोगी में सवार होकर एक खाली सीट पर बैठ गया। कुछ देर में ट्रेन ने सीटी बजाई और प्लेटफार्म छोड़ दिया, मगर यादें दिमाग का प्लेटफार्म वाला कब छोड़ती हैं। ट्रेन स्टेशन और दैट स्टेशन होती हुई जाने कहाँ चली जा रही थी। लोग डब्बे में सवार होते और अपनी मंजिल आने पर उतरते रहे, मगर मेरी मंजिल कहाँ थी ये मैं भी नहीं जानता था। वो 2 दिन बाद ट्रेन किसी बड़े जंक्शन पर आ खड़ी होगी और सभी मुसाफिर उतर गए। पता चला कि यह आखिरी स्टेशन है। अब अगले दिन यही ट्रेन यहाँ से वापसी मेरे शहर तक जाएगी। काश ये ट्रेन तमाम उम्र यूं ही चलती रहती, आगे बढ़ती रहती और इसका कोई आखिरी स्टेशन न होता। कितना नादान था मैं, क्या सोचकर इस ट्रेन में आ बैठा था कि मेरा बाकिया तमाम उम्र का सफ़र इसी ट्रेन में कट जाएगा। जब तीसरी बार ट्रेन के अमले ने मुझे आकर ये बताया कि अब यह गाड़ी आगे कहीं नहीं जाएगी, मैंने नीचे उतरा आया और कुछ फासले पर पीछे लकड़ी के एक पुराने से बेंच पर जाकर बैठ गया। दुनिया के सारे रेलवे स्टेशन शायद एक से ही होते हैं। नासाज ठीक ही कहता था, मंजिलें अपनी जगह हैं, रास्ते अपनी जगह हैं। जब कदम ही साथ ना दें तो मुसाफिर क्या करे। यहाँ पर मौजूद सभी मुसाफिर कोई ना कोई मंजिल और मकसद सफ़र रखता था। हर किसी को कहीं जाने की जल्दी थी। बच्चे, बूढ़े, औरतें और मर्द, भीड़ हजूम और बिन्त बंत की बोलियाँ, अजलत ज़्यादा राह और रास्तों की फिक्र, सभी किसी न किसी धुन में मगन थे। मगर मैं बेहिस्सा बैठा इत्मीनान से ये सब देखता रहा। शाम ढली और फिर गहरी रात ने डेरे डाल दिए। मेरे पीछे वहाँ घर में ज़रूर तूफान आ चुका होगा। जब कई घंटों इंतज़ार के बाद मैं वापस नहीं लौटा हूँगा तो कबीर ने ज़रूर स्टेशन के बाहर मेरे इंतज़ार में खड़े ड्राइवर से रब्ता किया होगा। वो इससे पहले भी मेरी तलाश में निकल चुका होगा और फिर जब लोगों ने मुझे स्टेशन पर नहीं पाया होगा तो घर में कहराम मच गया होगा। कमाली को तो मेरे जाने का थोड़ा बहुत इल्म था, मगर कबीर टिक कर बैठने वाला नहीं था। वो ज़रूर मेरी तलाश में सब कुछ छोड़ जाएगा, घर से निकल पड़ा होगा। कहीं वो दूसरी ट्रेन पकड़कर हर स्टेशन खोजता हुआ यहाँ तक भी ना पहुँचे। मैं घबरा कर खड़ा हो गया। घर से निकलते वक्त मेरे कोट की जेब में पड़े बटुए में बहुत से बड़े नोट अभी बाकी थे। मैंने टिकट घर से किसी दूसरी मुखालफत से में जाती गाड़ी का एक टिकट लिया और सुबह मुँह अंधेरे इस गाड़ी में सवार होकर फिर से डब्बे से बाहर की भागती दुनिया का नज़ारा शुरू कर दिया। मुझे माजी अपने दिल को हिमाकतों और अपनी पुरानी पहचान से कुछ ऐसी चिर हो गई थी कि मैंने अगले कई दिनों तक इसी बेमकसद सफ़र को अपनी ज़ात खो देने का बहाना बना लिया। जहाँ गाड़ी रुक जाती मैं वहाँ से किसी और जानब का टिकट लेकर किसी और गाड़ी में बैठ जाता। मुझे शहर बस्तियों के नामों से कोई गर्ज नहीं थी, ना ही मैंने इस अरसे में किसी रेलवे प्लेटफार्म से बाहर निकलकर इस शहर, बस्ती या गांव को नज़र बांध के देखा था। मैं तो बस चलते रहना चाहता था। मेरी शेप बढ़ते बढ़ते दाढ़ी की सूरत अख्तियार करने लगी थी और मेरे कपड़े धूल और मिट्टी से गर्क हो चुके थे, मगर अब मुझे किसी चीज़ से कोई गर्ज नहीं थी। जहाँ भूख या प्यास का एहसास सताता वहीं उतरकर किसी प्लेटफार्म पर लगे
तिलक से प्यास बुझा लेता, किसी प्लेटफार्म पर लगे नलके से प्यास बुझा लेता और किसी ठेले वाले से कुछ लेकर खा लेता। मुझ पर एक अजीब सी हकीकत भी आश्कार हुई कि इस 2 घूंट पानी और 4 लुक़मों के लिए हम अपनी ज़िंदगी को उम्र भर न जाने कैसे कैसे अजाब और जो सितम हमें डाले रखते हैं, जबकि इन दोनों चीज़ों का हसूल कभी इतनी ज़िंदगी का तलबगार नहीं होता जितनी ज़िंदगी हम इसी भूख और प्यास के लिए गंवा देते हैं। रफ्ता रफ्ता मेरी जेब में मौजूद रकम ख़त्म होने लगी और फिर एक दिन जब किसी कस्बे के छोटे स्टेशन पर मैंने जेब में टिकट लेने के लिए पैसे निकालने चाहे तो मेरे हाथों में सिर्फ चंद सिक्के आ गए। मैंने उलट पुलट कर सारी जेबें देख ही डाली मगर कुछ हाथ न आया। मैं थका हारा सा स्टेशन से बाहर आ गया। दूर एक तांगे वाला दरख्त के साए खड़ा अपने घोड़े को चारा डाल रहा था। मुझे देखकर वह जल्दी से मेरी जान लपका, कहाँ जाओगे बादशाह, इस इलाके के तो नहीं लगते। मैंने जेब में हाथ डालकर सारे सिक्के इसके हाथ पर रख दिए। जहाँ तक ये सिक्के ले जा सकते ले चलो। इस बस्ती से परे किसी वीराने में। तांगे वाले ने हैरत से मेरी तरफ देखा। बस्ती से परे तो कब्रिस्तान है। और अच्छा, अब समझा, किसी बड़े बूढ़े की कब्र पर फातिहा पढ़ने आए हो। और बैठ जाओ, मैं पहुंचा देता हूँ। मैं चुपचाप तांगे की पिछली सीट पर बैठ गया और तांगे वाले ने कस्बे के बाहर से ही एक लंबा चक्कर काटकर एक बड़े कब्रिस्तान की 4 दीवारी के बाहर तांगा रोक दिया। वापस जाओगे, मैं यहीं इंतज़ार करूँगा। मैं खाली जहन लिए नीचे उतर आया। नहीं, तुम जाओ, मैं देर तक यहाँ रुकूँगा। तांगे वाले के चेहरे पर एक बार फिर बहुत से सवाल उभर आए मगर मेरा बेजार सा रवैया देखकर इसने मुझसे मज़ीद कोई बात नहीं की और चाबक मारकर तांगा मोड़ लिया और कुछ देर में ये वीरान सड़क के आसपास बिखरे खेतों में कहीं गुम हो गया। मैं कुछ देर तक यूं ही बाहर खड़ा सोचता रहा और फिर कब्रिस्तान के लकड़ी वाले बड़े गेट को धकेल कर अंदर दाखिल हो गया। दूर दूर तक नई और पुरानी कब्रों का एक जाल सा बिछा हुआ था। मैं कब्रों के कुतबे और उन पर लिखे सने वफात पढ़ता हुआ आगे बढ़ता रहा। कुछ ताज़ा कब्रों पर अगर यतीमों के चले हुए टूटे और कुछ मांस के दाने बिखरे हुए थे। मरझाए हुए खुश्क फूलों की पत्तियां जा बजा बिखरी हुई थी। जाने लोग मिट्टी में चले जाने वालों के लिए इतने फूल लेकर क्यों आते हैं। इसकी ज़िंदगी में ही उसे गुलाबों से क्यों नहीं नहारते। चलते चलते मैं थक गया तो एक दरख्त के तने से टेक लगा कर बैठ गया और आंखें मूंद लीं। एक अजीब सी खामोशी चारों फैली हुई थी। इंसान की उम्र भर की फरियाद और चीखों पुकार का सिला बस यही एक खामोशी है। अचानक मेरे बहुत करीब एक कराहत सी आवाज़ उभरी। कौन है भी तू? यूँ यहाँ क्या कर रहा है? मैंने घबरा कर आंखें खोल दी। एक सख्त गिर सा हड्डियों को ढांचा नुमा बूढ़ा कमर पर हाथ रखे तना हुआ खड़ा मुझे घूर रहा था। मुझसे कोई जवाब नहीं बन पाया। मैं वो दरअसल उसने करे तेवर से मेरी तरफ देखा। कोई कब्र खुदवानी है क्या? नहीं, मैं तो बस। उसने मुझे दोबारा सर से पैरों तक गौर से देखा। अच्छा, मैं समझा, डॉक्टरी की पढ़ाई वालों के लिए पुरानी कब्रों से हड्डियाँ चराने आया है तू। पर कान खोल कर सुन ले, फकीर नाम है मेरा बाप दादा भी इसी कब्रिस्तान के गोरखन थे। खबरदार जो यहाँ से एक हड्डी भी इधर उधर की, हाँ, मेरे सीधी तरह सौदा करेगा तो मैं खुद तेरे मतलब की हड्डियाँ तुझे बेच दूंगा। मुझे समझ नहीं आया कि मैं इसको कराहत तबीयत बुरे को कैसे समझाऊं कि वो मुझे जो समझ रहा है मैं वो नहीं हूँ। मैं उठ खड़ा हुआ। नहीं, मैं यहाँ मुर्दों की हड्डियों की तलाश में नहीं आया। थक गया था इसलिए कुछ देर कमर टकाने के लिए रुक गया। फकीरे ने मशकूक नज़रों से मेरी तरफ देखा। कहीं तो इस छोटे कब्रिस्तान के गोरखन सलामे का साथी तो नहीं है? सच बता, किस इरादे से यहाँ आया था? मुझे भी गुस्सा आ गया और मैंने सख्त लहजे में फकीर को जार दिया। तुम्हें एक बार की कही बात
समझ नहीं आती क्या? मैं किसी इस्लामी को नहीं जानता और न ही मेरा तुम्हारी इस कब्रों की जगीरों पर कब्जे का कोई इरादा है। मैं मुसाफिर हूँ, बस राह भटक कर इस तरफ आ गया था। सोचा था शायद यहाँ कुछ सुकून मिलेगा, मगर यहाँ भी तुम जैसे व्यापारी ठेकेदार मिलेंगे ऐसा कभी नहीं सोचा था। मैंने जाने के लिए कदम बढ़ाए, पीछे से फकीरे की ढीली सी आवाज़ सुनाई दी, ज़रा रुक तो सही। मैंने पलट कर उसे देखा। माफ़ कर दे, दरअसल पिछले चंद दिनों से ये सारे गिद्ध मेरे कब्रिस्तान पर नज़रें जमाए बैठे हैं। ये कामिल को भी भेजा था लोगों को ज़रा डरा कर भगाने के लिए, इसलिए मैं समझा कि फिर उन्हें की कोई शरारत है। नाम क्या है तेरा? इस इलाके का तो नहीं लगता। मुझे जल्दी में कोई दूसरा नाम नहीं सूझा तो मैंने अपने पुराने ड्राइवर का नाम बोल दिया, अकबर नाम है मेरा। मैं यहाँ का नहीं हूँ, बल्कि मैं कहीं का नहीं हूँ। ना घर है, ना यार है, ना कोई रिश्तेदार। बस यूं ही बस्ती बस्ती भटकता रहता हूँ। यहाँ भी भटकते हुए ही आ गया था। तुम नाराज़ होते हो तो यहाँ से भी चला जाता हूँ। फकीरा बिल्कुल ही नरम पड़ गया। ओए नहीं, बस ऐसे ही गुस्से में कुछ ज़्यादा भाग गया मैं। तेरा जब तक जी चाहे यहाँ रह सकता है। आदमी तो मुझे भला महसूस होता है। रोटी खाएगा? मैंने अपनी जेबों में हाथ डालकर इन्हें उल्टा दिए। मेरे पास पैसे नहीं हैं। फकीरा ज़ोर से हंस पड़ा। ए जले, पैसे किसने मांगे हैं तुझसे? चल आजा, मेरी कोठरी यही इसी कब्रिस्तान में है। सुबह ही एक मुर्दा दफनाया था। उसके घर वाले मीठे चावल की देग बांट गए थे। अभी बहुत से चावल पड़े हैं। मैं चुपचाप फकीरे के पीछे चल पड़ा। उसकी छोटी सी कुटिया में एक छलांग सी चारपाई कोने में पड़ी, पानी की सराही और गिलास एक जानब छोटी सी दीवार के पीछे बने बरच्छी खाने नमा को कोने में चंद पुराने सिल्वर के बर्तन पड़े हुए थे। एक जानब गिनती, बेलचा, कदवाल, रस्सी और कब्र खोदने का दिगड़ सामान पड़ा हुआ था। फकीरे ने एक प्लेट में चावल डालकर मेरे सामने रख दिए और मुझे अपने बारे में बताता रहा कि वो यहाँ तनहा रहता है। शादी इसने कभी ने की ही नहीं और मेरी तरह इसका भी कोई रिश्तेदार नहीं है। बातों बातों में शाम डल गई और जब फकीरे की कुटिया से बाहर निकला तो रात डल चुकी थी। मैंने फकीरे से रुखसत चाही तो उसने मुझसे पूछा, अब कहाँ जाएगा? पता नहीं, जहाँ ये रास्ता ले जाए। फकीरे ने चंद लम्हे सोचा और फिर मुझे आवाज़ देकर रोक लिया। तो यहीं क्यों नहीं रुक रह जाता? तेरा ठिकाना भी हो जाएगा और मेरा हाथ बटाने वाला भी मुझे मिल जाएगा। मैंने हैरत से उसे देखा, मगर मैं यूं यहाँ क्या करूँगा? वो ज़ोर से हंसा। मेरी तरह कब्रें खोदेगा और क्या?